जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। हमारी सीरीज चल रही है बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन द्वारा जो वॉल्यूम 2 मार्केट में लाई गई है, उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो 3 सेट हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तीनों वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। तो उस अनुसार हम लोग सेट को कवर कर रहे हैं। चलिए आज का सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप पीडीएफ प्राप्त करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम होगा वो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। और मैं बता दूं कि रात में 8 बजे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होता है और रात में 9 बजे घटना चक्र का टेस्ट होता है। तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर जुड़िए और टेस्ट ज़रूर दीजिए, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा तो ये हो जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 2, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया? तो कौन है? आरोग्य स्वामी पॉलराज। कौन है? आरोग्य स्वामी पॉलराज। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है? वो है कोरिया गणराज्य। क्या कौन है? कोरिया गणराज्य। नेक्स्ट है, सार्क के देशों की संख्या कितनी है? 8। अच्छा ये बताइए, सार्क की चर्चा आ ही गई तो ये बताइए सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है। और सार्क के 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य कौन कौन से हैं और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू। ठीक है। और सार्क के 8 सदस्य कौन कौन से हैं ये मुझे बताइए, मैं बताता हूँ। याद कर लीजिएगा, यहीं पे कोई भी चीज़ आप ऐसा कोशिश कीजिए कि जो उससे मैं बताया जा रहा है तो उसी से मैं उसको याद कर लेना है। अब उसको बाद के लिए नहीं छोड़ना है कि बाद में इसे याद कर लें, अभी याद कर लेना है। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, और उसके बाद आ जाइए भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और फिर म्यांमार। ये 8 देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत ने किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीत कर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बुलेंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया? तो ये है महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो डुरंड रेखा बताइए किन 2 देशों के बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी जो स्थित है, कहाँ स्थित है? ये चीन में स्थित है। फॉरबिडन सिटी को लहासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लहासा। नेक्स्ट, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों की अनुसंधान से। नेक्स्ट, व्यास सम्मान किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में? तो व्यास सम्मान जो है वो साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा ये आप मुझे बताइएगा कि 2023 में व्यास सम्मान किसे दिया गया था? ये आप कमेंट में मुझे बताइए। कोई लेडीज हैं? मैं आप लोग को हिंट दे दिया हूँ और क्या आपको बताना है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में। कब की गई थी? 1969 में। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदूषण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 8। पोर्टोनोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो पोर्टोनोवो जो है वो किस देश की राजधानी है? बेनिन की। अच्छा ये बताइए, बेनिन का मुद्रा क्या है? अगर आपसे पूछा जाए बेनिन की मुद्रा क्या है तो क्या बताइएगा? तो बेनिन का मुद्रा है FBC। FBC फ्रैंक। ठीक है, पूछा जा सकता है FBC फ्रैंक, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी व अंग्रेजी साथ औपचारिक सरकारी भाषा माना गया है? कौन से अनुच्छेद में ये बताइए? अनुच्छेद है 351। नहीं, 351 नहीं होगा। 351 में दिया हुआ है कि संघ का कार्य है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और उसे
प्रसारित करना, ये दिया हुआ है 351 में। और 343 में दिया हुआ है देवनागरी लिपि से लिखे जाने वाले हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। चलिए नेक्स्ट जब बढ़ते हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICAR केंद्र, अच्छा संस्था और मुख्यालय का मिलान करना। ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये बीकानेर में ही है, याद रखिएगा। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये नागपुर में है। और चावल अनुसंधान संस्थान आपको पता है कटक में है। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। तो सब तो सामने ही मिला हुआ, तो 1 2 3 4 ऑप्शन में जो होगा वही आंसर होगा। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं, कल भी बात किए थे कपास के बारे में। ये बताइए विश्व में कपास उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो 1 नंबर पे आ जाएगा चीन। 1 नंबर पे कौन है कपास में? चीन। और दूसरे नंबर पे कौन है? अपना भारत। ठीक है। और नेक्स्ट ये जो है चावल, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक है। लेकिन अगर विश्व में पूछा जाए चावल के लिए जो राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चावल का मुख्यालय या फिर संस्थान कहाँ है, तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा फिलीपींस, मनीला। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया मैथ का क्वेश्चन, इसे छोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। PDF आप लोग को दे दिया जाएगा और उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और जो नहीं बनेगा आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतनी छोटी सी स्क्रीन पे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मैं अब मैथ रीजनिंग नहीं करवा रहा हूँ। राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो नृत्य जातियों के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है, लेकिन धार्मिक जनजाति या अनुसूचित जनजाति पर समूह की पहचान की जाती है। द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक है WA फेयर सर्विस। कौन है? WA फेयर सर्विस। इस पुस्तक का कब लिखे थे, मतलब कब प्रकाशित हुआ था, ये बताइए। ये हुआ था 1971। ठीक है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, वह निम्न में से किस ग्रंथ ने कहा? अच्छा चलिए, तो ये किस ग्रंथ में कहा गया? ये कहा गया है महाभारत में। किस में? महाभारत में। महाभारत का पुराना नाम क्या है, ये बताइए। महाभारत का पुराना नाम है, क्या नाम है? जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जय संहिता जब पुराना नाम था उस समय इसमें जय संहिता में कितने श्लोक थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। ठीक है। उसके बाद जैसे जय संहिता नाम था, तो उसके बाद क्या नाम पड़ा? महाभारत नाम नहीं पड़ा था। उसके बाद उसका नाम पड़ा था भारत संहिता। क्या नाम पड़ा था? भारत संहिता। जिस समय इसका भारत संहिता नाम पड़ा, उस समय इसका नाम, इसमें कितने श्लोक थे? तो उस समय इसमें थे 24,000 श्लोक। कितने थे? 24,000 श्लोक। और उसके बाद इसका नाम पड़ा महाभारत। और जब महाभारत नाम पड़ा तो उस समय इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक थे या फिर अभी वर्तमान में भी 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आपको पता होगा इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वो सर्प था वासुकी। कौन सा सर्प था? वासुकी। ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित है, ये संबंधित है बनारस घराने से। किस घराने से? बनारस घराने से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा बनारस घराने से संबंधित किन्हीं का नाम बताइए। तो वो हो जाएगा सितारा देवी, याद रखिएगा। और 1 2 हैं जो मुझे ध्यान में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। यह जनजाति में एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है। कौन सी जनजाति है? वो जनजाति है भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति, जो भारत में सबसे अधिक इसी की आबादी है। लेकिन राजस्थान में पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन सी जनजाति की आबादी है, तो वो है मीना जनजाति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो इसमें से जो है ना मृत ज्वालामुखी, वो हो जाएगा माउंट पोपा। कौन सा? माउंट पोपा। अच्छा माउंट पोपा कहाँ पे, ये बताएंगे आप? माउंट पोपा जो है ना वो म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में। ठीक है ना। माउंट एटना कहाँ है? माउंट एटना इटली में। स्ट्रोम्बोली कहाँ है? और माउंट फ्यूजियामा कहाँ है? माउंट फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, स्ट्रोम्बोली कहाँ है? ये देखिए बहुत सारे लोग को याद भी होगा,
इसे प्रकाश स्तंभ, डैश का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मतलब डैश के स्थान पे क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरक्षित जैवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो ये हो जाएगा खांगचेन जोगा, खांगचेन जोगा। देखिए ये नाम फर्स्ट टाइम ही बहुत सारे लोग सुने होंगे। इसका जो दूसरा नाम है ना कंचनजंगा, क्या नाम है? कंचनजंगा दूसरा नाम, ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा। और कहाँ है ये? सिक्किम में। नेक्स्ट चलते हैं, किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यात को सामना करना पड़ता है किससे? विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? तो ये वक्तव्य बोले थे जवाहरलाल नेहरू। मुझे ये बताइए ये वक्तव्य वो किस ईयर में बोले थे, मतलब कौन से साल में बोले थे? मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये बोले थे लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन में ये बोले थे। लेकिन मुझे आप साल बताइएगा कि कौन से साल में बोले थे। नील आयोग मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ ना उसका कमेंट आप तुरंत कीजिए, अब वीडियो पॉज करके उसका कमेंट जाके कीजिए। इससे ये होगा कि आपको अगर याद है ना तो याद अच्छे से याद हो जाएगा, वो फिर आप भूलेंगे नहीं। और नहीं याद है तो उसे कहीं से भी सर्च करके भी लेकिन कमेंट कीजिए। क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे क्या सोचते हैं। नेक्स्ट है, नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे WS सीटनकर। कौन थे? WS सीटनकर। अब आ गया निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब मेल सही नहीं है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सही है। वर्ष 1905 बंगाल विभाजन सही है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन, यही गलत है। तो ये कब हो जाएगा? ये हो जाएगा 1920। कब होगा? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, ना कि 1930 में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मिलान करना है। देखिए इसमें आ गया, अच्छा बसंत ऋतु, बसंत किस में रहता बताइए? इसमें देख लीजिए बसंत ऋतु आ जाएगा आपका चैत वैशाख, ठीक है ना। बसंत ऋतु आएगा चैत वैशाख। नेक्स्ट है ग्रीष्म, यानी गर्मी किस मंथ में रहता है? तो वो रहता है जेठ अखार। नेक्स्ट आ गया हाँ वर्षा, वर्षा जो होगा वो होगा आपको सावन भादो में। कब होता है? सावन और भादो। नेक्स्ट आ गया शरद, यानी ठंडी, हल्की हल्की ठंडी जो अभी चल रही है, आश्विन कार्तिक। आश्विन कार्तिक में हल्की हल्की ठंडी रहती है, ठीक है ना। मुझे तो लगता है कि मैं सही मिलाया हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिवाला और शोधन और क्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो 180 दिनों में। नेक्स्ट आ गया, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने वाले अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उस न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी होगी? वह है 10 साल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों का संख्या किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो वो ज्ञात किया जाता है ऐसे, देखिए राज्य की जो संख्या होगी ना, राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित सदस्य की कुल जनसंख्या और भाग देंगे उसको 1000 से। तो ऐसे ही जो है एक मत की संख्या ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो वो दिया हुआ 74 का 1, अनुच्छेद 74 का 1 में। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो ये कौन थे? ये थे हुइम फूसो। कौन थे? हुइम फूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया के मरीज के नाम से जानते हैं चीन को। आपसे पूछा जाए कि यूरोप के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो हो जाएगा तुर्की, यूरोप का मरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226
के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है? अच्छा ये बता देता हूँ मैं। अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है। अब आते हैं कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का आत्मा कहा था? तो वो थे बी आर अम्बेडकर। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का आत्मा कहा था? बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि रीट कितने प्रकार की जारी की जाती है? तो वो है 5 प्रकार की रीट। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए पढ़ लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, सही है। भारत में लिपि का विकास परंपरा में ब्राह्मणी लिपि को प्रस्थान बिंदु दिया गया, सही है। हिंदू, गुजराती, मराठी में बंगाल भाषा लिपियों के प्राचीन, सही है। कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में हुई थी, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? यह है 350 का क में। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पढ़ लेते हैं। पंचायत व्यवस्था भारतीय संविधान, भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है, ये तो सही है। कौन सही नहीं है ये पूछा गया है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, यही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 73 संविधान संशोधन या पंचायती राज से संबंधित जो है ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू, ठीक है ना। यह त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी हुई संरचना, ये भी सही है। और भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 का जी जो है पंचायती राज से संबंधित है, ये भी सही है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध, योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक थी बताइए? ये थी 1966 से लेके 1969 तक। नेक्स्ट है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग मतलब जो है ना फैक्ट्री उक्ट्री लगाने का कोशिश किया गया था, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में उसी को आगे बढ़ाने का कोशिश किया गया था। अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। कौन सी संधि के तहत बताइए? तो ये था यान्डबू की संधि। कौन सी संधि? यान्डबू की संधि। नेक्स्ट है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है बताना है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये तो सही है। इसके एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट आ गया, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, ये भी सही है। इसका यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी तक एक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में? ये जो है दांडी गुजरात के नवसारी जिले में। मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जो शुरू किए थे ये अपने 78 अनुयायी मतलब 78 अनुयायी के साथ ये जो है मार्च शुरू किए थे। और कितने किलोमीटर का यात्रा था ये? 384 किलोमीटर का ये यात्रा था, याद रखिएगा। चलिए अब आ गया जीके का क्वेश्चन, इसे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, उर्वरक क्रांति कौन सा रंग संबंधित है? ये बताइए, उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? ये हो जाएगा भूरा रंग, यानी भूरी क्रांति उर्वरक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल कौन सा है? तो वो हो जाएगा बोगीबील ब्रिज। अच्छा ये बताइए, मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि ये बोगीबील ब्रिज जो है इसकी लंबाई कितनी है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए। कमेंट में बताइए जल्दी से, जो भी पूछता हूँ तुरंत बता देना है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ये हो जाएगा केरल में। और आपको पता भी होगा कि साक्षरता भी सबसे अधिक कहाँ है? तो केरल में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया था 1988 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ये आ गया, एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो
तो ये हो जाएगा 2p1 बराबर p2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों में गुणों में समान मेल खाता है? तो वो समूह 1 और समूह 17 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो संधारित्र को हम लोग प्रयोग करते हैं ऊर्जा संग्रहण के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाए, मतलब केवल ए होगा, केवल 4। उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादप को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो ये हो जाएगा कौन सा? थैलोफाइटा। कौन सा हो जाएगा? थैलोफाइटा। मैं आपको बता दूं, पौधे को जो है वो 3 भाग में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा ऐसा होता है ना जिसमें पत्ती, जड़ और तना, इसका विभेद पता नहीं चलता कि कौन सी पत्ती है, कौन सा क्या है, नहीं है, इसका पता नहीं चलता। इसके अंतर्गत हम लोग लेते हैं जैसे शैवाल हो गया, लाइकेन हो गया, कवक हो गया, ये सब जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। और आपको ब्रायोफाइटा पता होगा ऐसा पौधा जो जमीन यानी पृथ्वी, भूपृष्ठ और जल दोनों में उगाया जाता हो। और टेरिडोफाइटा में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये पत्ती है, ये तना है, ये ऐसा है। और ब्रायोफाइटा को जो है ना वो उभयचर पौधा भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप किसमें भिन्न होते हैं? तो आइसोटोप जो भिन्न होते हैं ना प्रोटॉन की संख्या में। किसमें? प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट है, इसमें मुझे कुछ डाउट है 100 नंबर क्वेश्चन में। एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? ये आप लोग देख लीजिएगा, समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर, ध्यान रखिएगा, मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ये जो हो जाएगा फलेरिया रोग। किससे होगा? फलेरिया रोग से। और फलेरिया रोग को हम लोग हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुंचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है। तो वो है, तो ये विभाजित हो जाती है कैपिलरीज में, हाँ, कोशिकाओं में, ठीक है ना। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर जानते हैं ल्यूकेमिया। और मैं आपको बता दूं, कर्क रोग के नाम से भी कैंसर को जाना जाता है, ब्लड कैंसर नहीं, कर्क रोग के नाम से कैंसर को जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 है। अच्छा ये बताइएगा आपकी कैसे कैसे है? जैसे ये जो खोपड़ी का ऊपरी भाग है ना, सर का ऊपरी भाग, उसमें कितना है? उसमें है 8। कितना है उसमें? 8, ठीक है। और चेहरा जो है उसमें है 14, चेहरे में 14। और एक कान में 3 और दोनों कान में हो जाएगा 6। और एक 14, 8, 22, 22, 6, 28 होगा। एक जो हड्डी है ना वो हड्डी होती है गले में। कहाँ होती है? गले में। और वही हड्डी ना जब कोई व्यक्ति अपने आप को फांसी लगाता है या फिर किसी का फांसी लगाया जाता है तो वही हड्डी टूटती है। उसका नाम मुझे याद नहीं है, वैसे हैमर करके कुछ नाम है उस हड्डी का, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा आप लोग निम्नलिखित में से। और आप लोग नहीं देख पाते तो आप एक बार पूछ लीजिएगा ना, जैसे टेलीग्राम ग्रुप में, तो हो सकता है कि मैं उस समय याद आ जाए तो मैं बता दूंगा, नहीं तो किसी ना किसी थ्रू तो बता ही दूंगा, कोई ना कोई तो बता ही देगा। तो पूछना है ग्रुप में। निम्नलिखित में से किसमें शैल्य होते हैं? शैल्य जो है वो किसमें होते हैं बताइए? वो जो है सरीसृप तो एक मुझे पता है, और एक स्तनधारी। सरीसृप और स्तनधारी दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। किसमें सल्क होते हैं? सल्क किसमें होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एम्फीबिया और सरीसृप। हाँ ठीक है, एम्फीबिया और सरीसृप में, 1 और 2 में हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आज रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे हम लोग स्किप करेंगे अभी। आगे हम फिर बात करते हैं जी के क्वेश्चन पे। वैश्विक तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कथन दिए गए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। वैश्विक तापन मानव गतिविधियां मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाली ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। ये सही है, ठीक है।
वैश्विक तापमान जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम सीमा के लिए पृथ्वी के जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक जादू आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग को लगता होगा कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं आप लोग के लिए कभी भी वीडियो बना सकता हूँ। अभी देखिए, गौर कीजिएगा मेरे स्क्रीन पे, ये आप गौर कर सकते हैं। आज आज आपको वीडियो मिलेगी, 25 तारीख है आज, ठीक है ना। और आप अभी टाइमिंग देख लीजिए, आप लोग को टाइमिंग दिख रही होगी। आज 25 तारीख है और यहाँ पे 25 जनवरी भी दिख रही है, डेट भी दिख रहा होगा, डे भी दिख रहा होगा और टाइम भी आपको कॉर्नर में यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है ना। टाइम कितना हुआ है? 2:59, मतलब 2:59 में आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आप सोच लीजिएगा कि इतनी ठंड में आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन आप लोग को एक वीडियो लाइक करने में भी प्रॉब्लम होता है, चैनल को सब्सक्राइब करने में भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मेहनत अगर लगता है कि वाकई मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो वीडियो कम से कम लाइक कर दीजिए, कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो अर्जुन वृक्ष की छाल का जो प्रयोग करते हैं ना, वो क्षय रोग के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी है? तो 7.35 से 7.45। अगर आपसे पूछा जाए नींबू का पीएच मान, तो वो हो जाएगा 2.2 से 2.4, ठीक है। और सिरका का पूछा जाए तो 2.4 से 3.4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है विद्युत मोटर के द्वारा। और बैटरी, बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती, मोमबत्ती बोल सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। नेक्स्ट फोटो सेल, फोटो सेल ये भी हो जाएगा, मुझे ध्यान में नहीं है, बाकी आप लोग को पता होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में, मुझे जो नहीं आता है ना, मैं आपको बोल देता हूँ कि मुझे नहीं आता है, मुझे ध्यान में नहीं है। ये नहीं कि मैं झूठ का बोलूँगा ये वो, उतना मैं घुमाता फिराता नहीं हूँ। जो नहीं आता है नहीं आता है, मैं थोड़ी ना ज्ञानी बैठा हूँ कि मुझे सब कुछ पता ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 युक्त तत्व को आप किस श्रेणी में पाते हैं? तो 2 8, ये देखिए पूर्ण हो रहा है, तो 2 8 10, 2 8 8, इस तरह से समूह 18 में आएंगे। 2 8 8 18 18 ऐसे करके आते हैं। वर्ष 2014 में भारत का आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया? वो है पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा क्या होती है? जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत स्रोत के लंबवत होती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? कौन सा पशु हार्मोन है, ये पूछा जा रहा है। तो एक बार देखना पड़ेगा कौन सा पशु हार्मोन है। इसमें हो जाएगा आपका जिब्रेलिन, तो ये ऑक्सीजन तो आपको पता होगा कि इसमें हो जाएगा इंसुलिन। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सीजन, ये तीनों जो है ना पौधा का हार्मोन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो पौधे को वृद्धि करने में सहयोग करता है। नेक्स्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही एक तकनीक संभव हुई। तो वो कौन सी तकनीक है? डीएनए उंगली मुद्रण। मैं कल भी आपसे पूछा था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने किया था? आप लोगों में से किसी ने कमेंट नहीं किया है, ठीक है। और मैं आज भी नहीं देख पाया हूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट नहीं कर पाते, नहीं पता है, तो टेलीग्राम ग्रुप में एक बार ज़रूर पूछिएगा, या फिर यहाँ भी कमेंट में पूछिएगा, तो मैं किसी ना किसी समय देखूंगा तो मैं फिर बता दूंगा उस समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीमेल में आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं, तो आप उसका क्या उपयोग करेंगे? देखिए, कोई मुझे मेल भेजा है और उसको हमको फिर से उसके बारे में बताना है, तो उसको हम रिप्लाई करेंगे ना, वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो उसको हम रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। कुनैन, कुनैन जो है सिंकोना से प्राप्त किया जाता है, मलेरिया के लिए है। और ये जो क्रोसिन जो है वो है ज्वर के लिए। अब आ जाए एविल, एविल आपको पता होगा, जब भी कुछ एलर्जी होगा ना तो लोग बोलेंगे एविल ले लेना, एविल दवाई ले लेना। और फिर कंपोज आपको पता होगा कि नींद के लिए है, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ें, 132 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, वह न्यूनतम संभावित तापमान है -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआधारी बाइनरी संख्या 1 1 निरूपित करता है,
7 को। इसका कुछ होता है लॉजिक जो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। बाकी 1 प्लस 2 पे पावर 2 और फिर 1 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस फिर 1 प्लस 1 पे पावर 0 ऐसे करके जोड़ता है। उसके बाद फिर पता चलता है। बाकी एग्जैक्ट चीज़ मुझे पता नहीं है। ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वो है केवलर। किसका? केवलर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, मानव निर्मित प्रथम बहुलक का नाम। मानव निर्मित प्रथम बहुलक, उसका नाम है पार्किंस। क्या नाम है? पार्किंसन ऐसे बोलते हैं, उसे पार्किंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ध्वनि जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब तो समाप्त हो गया, जीके का क्वेश्चन समाप्त हो गया, फिर से आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि सेट पसंद आया होगा। मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को बताया जाए। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेहनत जो है वो 3 बजे आप लोग के साथ किया जाए। आप लोग के लिए वीडियो जो है वो 3 बजे बनाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि कितना मेहनत लगता होगा इतनी ठंडी में जग के वीडियो बनाना। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।